हवा में चमेली की खुशबू घुली थी, लेकिन वह खुशबू ताज़ी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई पुरानी याद गल रही हो। पायल की छनक पूरे घर में गूंज रही थी, पर उस छनक में संगीत नहीं, एक खौफनाक चेतावनी थी। तान्या ने आईने में खुद को देखा, सुर्ख लाल जोड़ा, माथे पर भारी बिंदिया और आंखों में काजल। और उन आंखों के पीछे जो समंदर हिलोरे मार रहा था, उसे कोई नहीं देख पा रहा था। आज उसकी विदाई थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित राजजादा परिवार की बहू बनने जा रही थी। वो उसके पिता, जो एक मामूली रिटायर्ड क्लर्क थे, गर्व से फूले नहीं समा रहे। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी राज करेगी। उन्हें क्या पता था कि वह अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रहे हैं जहां से रोशनी की एक किरण भी वापस नहीं आती। जब तान्या ने घर की दहलीज पार की, तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, अभी लौट जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ उसके पिता के आंसू और रिश्तेदारों की झूठी मुस्कान थी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रायजादा कोठी की और बढ़ती हुई वह कार दरअसल एक चलता फिरता ताबूत थी। शहर की चकाचौंध से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे खड़ी थी वह कोठी, सफ़ेद पत्थरों से बनी, ऊंची दीवारों वाली, जिसके गेट पर लोहे की नुकीली सलाखें थी। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई, तान्या को महसूस हुआ कि वहां का तापमान अचानक से गिर गया है। कोठी के चारों ओर लगे पुराने बरगद के पेड़ ऐसे झुक रहे थे, मानो वे घर के अंदर होने वाले गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। आरती की थाली लेकर खड़ी थी उसकी सास मृणालिनी देवी। उनके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी और उनकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थी। अंदर आओ बहू, याद रखना इस घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं। यहाँ की बातें बाहर नहीं जाती और बाहर की मदद अंदर नहीं आती। मृणालिनी की आवाज़ किसी पुरानी सिलाई मशीन की तरह कर्कश थी। तान्या का पति विक्रम, जो शादी के मंडप में बहुत शांत था, घर पहुंचते ही बिल्कुल बदल गया। उसने तान्या के हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां उसकी कलाई में चुभ गई। विक्रम ने उसे ऊपर की मंजिल के आखिरी कमरे में छोड़ दिया और बिना कुछ बोले बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तान्या उस अंधेरे कमरे में अकेली थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। वहां पर लोहे की मोटी जालियां लगी हुई थी। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। कौन है वहाँ? तान्या की आवाज़ कांप रही थी। वहाँ कोई नहीं था, पर फर्श पर एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी। तान्या ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं इस घर की तीसरी बहू थी और आज मेरी आखिरी रात है। पूरी रात तान्या सो नहीं पाई। उस डायरी के हर पन्ने पर जुल्म की एक नई दास्तान लिखी हुई थी। वह सिर्फ दहेज का मामला नहीं था, वह कुछ और भी था। रायजादा परिवार एक अदृश्य बीमारी का शिकार था, अहंकार और लज्जा का। वे अपनी बहुओं को सिर्फ वारिस पैदा करने वाली मशीन समझते थे और अगर कोई उनके राज जान लेती तो उसे पागल घोषित कर दिया जाता था या वो हमेशा के लिए लापता हो जाती थी। सुबह जब तान्या नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। ससुर दीवान साहब अखबार पढ़ रहे थे। तान्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, विक्रम कहाँ है और मुझे रात को कमरे में बंद क्यों किया गया? दीवान साहब ने अखबार नीचे किया। उनकी आंखों में लाल डोरे थे। बहू, इस घर में सवाल पूछने की इजाज़त सिर्फ पुरुषों को है। तुम्हें सिर्फ यहाँ पालना है, हमारी परंपराओं को और हमारे आने वाले वारिस को। रही बात बंद करने की, तो यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। इस घर के कुछ हिस्से रात को जागते हैं। तान्या ने देखा कि घर के नौकर भी रोबोट की तरह काम कर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ नज़र उठाकर देखें। तभी उसे रसोई से एक चीख सुनाई दी। वहां भागकर वो पहुंची तो देखा कि छोटी नौकरानी के हाथ पर खौलता हुआ तेल गिर गया था और मृणालिनी देवी शांत खड़ी होकर उसे देख रही थी। दर्द हो रहा है? मृणालिनी ने पूछा। यह दर्द तुम्हारी आदत बन जाना चाहिए। इस कोठी में रहने की यही कीमत है। कोठी की रातें शहर की रातों जैसी नहीं होती थी। यहाँ रात होने पर सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि तान्या को अपनी ही धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई देती थी। उस पुरानी डायरी में तान्या को रातों की नींद और दिनों की चैन छीन लिया था। डायरी ने
में जिस तीसरी बहू का जिक्र था उसका नाम शालिनी था। शालिनी ने लिखा था कि इस कोठी के तहखाने में एक ऐसा राज दफन है जिसे रायजादा परिवार अपनी इज्जत के नाम पर छुपा रहा है। तीसरी रात जब विक्रम गहरी नींद में था या शायद उसे नशीली दवा दी गई थी, तान्या हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी और दिल में दहशत। वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। कोठी का मुख्य हॉल अंधेरे में किसी अजगर के मुंह जैसा लग रहा था। रसोई के पीछे एक छोटी सा लकड़ी का दरवाजा था जिसे हमेशा भारी अलमारियों से ढका जाता था, लेकिन तान्या ने गौर किया था कि वहाँ नौकर वहाँ से अक्सर रात को गुजरते थे। उसने पूरी ताकत लगाकर उस अलमारी को खिसकाया। पीछे एक सकरा रास्ता था जिसकी सीढ़ियाँ पाताल की ओर जा रही थीं। जैसे जैसे वो नीचे उतरी, हवा में नमी और लोहे जैसी महक बढ़ने लगी। वह महक सूखे हुए खून की थी। तहखाने में पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी पे पड़ी, लेकिन तिजोरी खाली नहीं थी। उसके आसपास कांच के बड़े बड़े जार रखे थे जिनमें कुछ रासायनिक तरल भरा हुआ था। उन जारों के अंदर जो था उसे देखकर तान्या का दम घुटने लगा। उसमें इंसानी अंग रखे थे। ज्यादा परिवार सिर्फ वकील या बिजनेसमैन नहीं था, वह एक अवैध अंग तस्करी के काले कारोबार के सरगना थे। और उनकी बहुएं, वह सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए नहीं, जो बहू विरोध करती थी या उनके राज जान लेती थी उसे इसी तहखाने में इस्तेमाल कर लिया जाता था। देख लिया तुमने, एक ठंडी आवाज़ तान्या के पीछे से गूंजी। तान्या उछल पड़ी। पीछे मृणालिनी देवी खड़ी थी। उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी जिसकी लौ उनके चेहरे पर पड़कर उन्हें किसी चुड़ैल जैसा दिखा रही थी। उनके पीछे दो तगड़े नौकर खड़े थे। माँ जी, ये सब क्या है? तान्या की आवाज़ हलक में फंस गई। मृणालिनी धीरे से मुस्कुराई, पर वह मुस्कान किसी खंजर जैसी थी। इज्जत बनाने में सदियां लगती थी है तान्या, लेकिन पैसा कमाने के लिए कलेजा पत्थर का करना पड़ता है। इस कोठी की दीवारें सोने की नहीं, इसी लाल पानी की बनी है। शालिनी भी तुम्हारी तरह बहुत जिज्ञासु थी। अब वह उस तीसरे जार में है। मृणालिनी ने इशारा किया और नौकरों ने तान्या को दबोच लिया। उसे घसीटकर एक खंभे से बांध दिया गया। दीवान साहब ससुर भी नीचे आ गए। उनके चेहरे पे कोई अफसोस नहीं था। तान्या बेटा, हमने सोचा था तुम समझदार निकलोगी। अगर तुम चुपचाप हमारे वारिस को जन्म दे देती तो शायद तुम्हें यह सब नहीं देखना पड़ता। अब तुम हमारे लिए एक बोझ बन गई हो। तान्या को अगले 3 दिनों तक उसी अंधेरे तहखाने में भूखा प्यासा रखा गया। वहाँ चूहे उसके पैरों पर रेंगते थे और ऊपर से कभी कभी विक्रम के हंसने की आवाज़ सुनाई देती थी। तान्या को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि जिस पति को उसने अपना सर्वस्व माना, वह भी इस घिनौने खेल में शामिल था। चौथे दिन विक्रम नीचे आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। तान्या, इन पर साइन कर दो। ये तुम्हारे पिता की जमीन के कागजात हैं। उन्होंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। जैसे ही तुम साइन करोगी, मैं तुम्हें इस कारखाने से निकाल कर ऊपर कमरे में ले जाऊंगा। तान्या ने विक्रम की आंखों में देखा। वहाँ प्यार का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ लालच था। विक्रम, मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मुझे खुश देखने के लिए लगा दी और तुम उसे भी छीनना चाहते हो? विक्रम ने तान्या के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। खुशी, इस कोठी में सिर्फ हुक्म चलता है। साइन करो वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। तान्या ने कागज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने डायरी में पढ़ा था कि शालिनी ने एक छोटा सा एसिड का जार कहीं छुपाया था। उसकी उंगलियां फर्श की धूल में कुछ तलाश कर रही थी। तभी उसे एक धातु की ठंडी चीज महसूस हुई, एक पुरानी चाबी और एक छोटी कांच की बोतल। तहखाने में उस सीलन भरी दीवार के पीछे जो छोटी सी बोतल तान्या को मिली थी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बल्कि क्लोरोफॉर्म जैसा एक तीखा केमिकल था जिसे शालिनी ने कभी अपने बचाव के लिए छुपाया था। तान्या ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर वह इस बार चूकी तो उसकी लाश भी उन्हीं जारों में सड़ती मिलेगी। जब रात के 2 बजे उसे नौकर खाना देने आया, तान्या फर्श पे बेजान पड़ गई। नौकर जैसे ही उसे हिलाने के लिए झुका, तान्या ने बिजली की फुर्ती से वो केमिकल लगा कपड़ा उसके मुंह पर दबा दिया।
कुछ सेकंड की जद्दोजहद और फिर वह नौका ढेर हो गया। तान्या ने उसकी चाबियां उठाई और अंधेरे गलियारों से होती हुई ऊपर की ओर बढ़ी। वह सीधे बाहर नहीं भागी। उसे पता था कि कोठी के गेट पर हथियारबंद गार्ड्स हैं और बाहर निकलते ही उसे पकड़ लिया जाएगा। उसे उस कोठी के अंदर ही रायजादा खानदान का नर्क बनाना था। तान्या अब दबे पांव दीवान साहब के स्टडी रूम में घुसी। वहां उसे वो काली डायरी मिली जिसमें उन बड़े नेताओं और रईसों के नाम थे जो रायजादा परिवार में से इंसानी अंग खरीदते थे। यह इस खानदान की मौत का वारंट था। तान्या ने उन कागजों की फोटो अपने उस फोन से खींच ली जो उसने ससुर की मेज की दरार से निकाला था। तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। विक्रम कमरे की ओर आ रहा था। तान्या पर्दे के पीछे छुप गई। विक्रम नशे में धुत था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, कल रात तक उसे ठिकाने लगा देंगे। नई बहू का इंतजाम देखो। तान्या अब किसी काम की नहीं रही। विक्रम की बातें सुनकर तान्या का खून खौल उठा। उसने पास पड़ा पीतल का एक भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम बिना आह किए फर्श पर गिर गया। तान्या ने उसे उसी कमरे में बांध दिया और मुंह पर टेप चिपका दिया। अब बारी थी मृणालिनी देवी की। तान्या रसोई में गई और वहां के गैस पाइप काट दिए। धीरे धीरे पूरी कोठी में एलपीजी गैस फैलने लगी। वह वापस हॉल में आई जहां मृणालिनी देवी हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। उसे तान्या के भागने का पता लग चुका था। तान्या, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। कोठी के दरवाजे बंद हैं। तुम जलकर मर जाओगी, मृणालिनी चिल्लाई। तान्या ऊपर की गैलरी से नीचे देख रही थी। उसके हाथ में एक जलती हुई माचिस थी। माँ जी, आपने कहा था ना कि इस घर की बातें बाहर नहीं जाती। आज मैं उन बातों को धुएं के साथ आसमान में भेज दूंगी। इस घर की नींव खून पर टिकी है तो इसकी छत राख से गिरेगी। तान्या ने माचिस नीचे फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ। कोठी के पिछले हिस्से में आग की लपटें आसमान छूने लगी। चारों तरफ अफरा-तरी मच गई। गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलकर भागे। मृणालिनी और दीवान साहब अपने बेशकीमती कागज और गहने बचाने के लिए तहखाने की ओर भागे। लेकिन तान्या ने पहले ही वहां का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। धुएं और आग के बीच तान्या कोठी के मुख्य द्वार से बाहर निकली। बाहर गांव वाले और दूर से आती पुलिस की गाड़ियां थी। तान्या के हाथ में वो फोन था जिसमें इस खानदान के हर जुर्म का कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड था। उसने पीछे मुड़कर देखा। रायजादा कोठी धू धू करके जल रही थी। उन सफेद पत्थरों के पीछे काले राख बन रहे थे। तान्या ने अपना लाल घूंघट उतार कर आग के हवाले कर दिया। वह अब किसी की बहू या शिकार नहीं थी। पुलिस ने मृणालिनी और दीवान साहब को अधजली हालत में बाहर निकाला, लेकिन उनके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि अब कोई भी वकील उन्हें बचा नहीं सकता था। रायजादा परिवार का नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया, लेकिन अनकही फाइल्स में यह कहानी हमेशा दर्ज रहेगी कि कैसे एक बहू ने खामोश रहकर नहीं बल्कि लड़कर अपनी और दूसरी मासूम रूहों को आज़ादी छीनी।